नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 26 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में है। आज काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि चंबल एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाएगा और क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये 3 राज्यों से होकर जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक होगा? ये कोटा से, यानी कोटा जो राजस्थान में है वहाँ से लेकर इटावा तक होगा। कहाँ तक होगा? कोटा से इटावा तक। और इसकी जो लंबाई होगी 358 किलोमीटर इसकी जो दूरी होगी। ठीक है, तो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी एक एक्सप्रेस वे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद लागत की अगर बात की जाए तो लागत आएगा 8,000 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। और अभी हाल ही में हमारे परिवहन मंत्री ने एक सम्मेलन में भाग लिया था, वहाँ ये कहा गया है कि जल्द ही चंबल एक्सप्रेसवे की अब शुरुआत की जाएगी इस प्रोजेक्ट की। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में है। ये क्यों चर्चा में है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर अभी कोविड-19 के कारण 5 महीने के बाद इस टेम्पल के प्रवेश द्वार खोले गए। मतलब कि अब इस टेम्पल में लोग आ जा सकते हैं, लेकिन अभी प्रतिबंध है। कुछ लोग ही, जैसे मंदिर के पुजारी और जो वहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, वो इस मंदिर में अभी जा सकते हैं। बाकी बाहर से अभी पर्यटन के लिए इसे नहीं खोला गया है, लेकिन 5 महीने के बाद अब इसके कपाट खोले गए हैं, जिसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसीलिए ये चर्चा में आया है। तो हम जान लेते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अगर बात की जाए तो ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। और ये विष्णु मंदिर है, यानी वैष्णव धर्म को संबंधित ये मंदिर है, हिंदू मंदिर है। दूसरी बात, 1733 ईस्वी में इसे महाराजा मार्तंड वर्मा के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। इसका त्रावणकोर के जो महाराजा थे मार्तंड वर्मा, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। तो यहाँ से संबंधित फैक्ट बनता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम ये जान लेते हैं इस मंदिर की जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। आपने मंदिर स्थापित की 3 शैलियाँ पढ़ी होंगी। एक शैली पढ़ी होगी आपने नागर शैली उत्तर में और द्रविड़ शैली दक्षिण में। ठीक है, नागर उत्तर में और द्रविड़ शैली दक्षिण में। और बीच में जो मिली जुली शैली होती है दोनों की, उसको कहा जाता है बेसर शैली। तो इन 3 शैलियों में से यह मंदिर जो है, आप केरल में है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये द्रविड़ स्थापत्य का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें केरल शैली की भी झलक देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात की जाए इस मंदिर का जो गोपुरम है, यानी जो प्रवेश द्वार है, गोपुरम का मतलब होता है जहाँ से एंट्री की जाती है मंदिर में, और यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इस मंदिर के किनारे तालाब भी है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इससे संबंधित। चलते हैं आगे एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मंदिर के जो गर्भगृह है, गर्भगृह का मतलब होता है जहाँ पर मेन डायटी यानी मेन भगवान की मूर्ति रखी होती है, उसको कहा जाता है मंदिर का गर्भगृह। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, और इसीलिए इसे पद्मनाभ मंदिर कहा जाता है। और भगवान विष्णु जो है शेषनाग पर शयन मुद्रा में है। ठीक है, शयन मुद्रा में विराजमान है, मतलब कि स्लीपिंग पोज में है इस शेषनाग मुद्रा में। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पर देखिए आप, अनंत नामक एक नाग के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है पद्मनाभ। ठीक है, और इसीलिए इसे पद्मनाभ मंदिर कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है द इंडिया वे बुक के बारे में है। देखो, द इंडिया वे बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी हमारे जो विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुस्तक के बारे में क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या विभिन्न स्टेट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि द इंडिया वे बुक स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। और इन्होंने पहली कॉपी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को भेंट की है, इसीलिए ये पुस्तक न्यूज़ में थी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में है। देखो, रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। यह चर्चा में इसलिए है, हाल ही में नीरव मोदी जो कि
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के द्वारा यानी IBC के द्वारा इसे दिवालिया घोषित किया जा चुका था और इन्हीं की पत्नी को अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तो रेड कॉर्नर नोटिस एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट होता है जिसके द्वारा संबंधित देश मतलब कि सभी देश जो इंटरपोल से संबंधित हैं और इंटरपोल में उनकी सदस्यता है तो वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने रेड नोटिस जारी किए जाते हैं इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा, इंटरपोल के द्वारा। रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पल नोटिस। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नोटिस हैं जो जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर हमें रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में हमने पढ़ा। एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन, ऑरेंज ये किससे संबंधित हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये इंटरपोल से संबंधित हैं। यहाँ पर हम इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। इंटरपोल जिसका मतलब है इंटरनेशनल पुलिस और इसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सभी देशों की नेशनल क्राइम ब्यूरो भाग लेते हैं या नेशनल पुलिस ब्यूरो भाग लेते हैं और हमारे देश से CBI इसमें भाग लेता है। ठीक है, हमारे देश से इंटरपोल में भाग कौन लेता है? हमारे देश से इंटरपोल में भाग लेता है CBI। ठीक है, तो ये हमने जाना। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुई थी? वियना, ऑस्ट्रिया में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो राइट टू रिकॉल से संबंधित है। अभी आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल यह भी पब्लिश हुआ है कि हरियाणा अपने पंचायती सदस्यों के लिए 1 साल में राइट टू रिकॉल का ऑप्शन लाएगा, या ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। अगर ये पास हो जाता है तो हरियाणा राइट टू रिकॉल लाने वाला एक स्टेट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? एक मिनट, इसको सॉरी। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या है? पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, यह एक डेमोक्रेटिक राइट्स है और जिसमें किसी नियुक्त व्यक्ति को अपने पद से वापस बुलाने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। देखो, नियुक्त व्यक्ति का मतलब यहाँ पर है MP, MLA, MLC। ठीक है, मतलब कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधि जो होते हैं उनको वापस बुलाने के लिए यह है राइट टू रिकॉल। जैसे कोई MP अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करता है तो उसको जनता के पास ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे कि उसको उसके पद से पदच्युत किया जा सके, यानी उसको अपनी पोस्ट से हटाया जा सके। उसी को कहते हैं राइट टू रिकॉल। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो सबसे तेज़ मानव कैलकुलेटर के बारे में है। यानी भानु प्रकाश जो हैं दुनिया के सबसे तेज़ मानव कैलकुलेटर बने हैं और इन्होंने ये निवासी हैं हैदराबाद के। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे तेज़ मानव कैलकुलेटर कौन है, तो भानु प्रकाश, आपको नाम पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भानु प्रकाश के बारे में। ये हैदराबाद के निवासी हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बेलारूस से संबंधित है। क्या है ये इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में ये पॉइंट्स है कि बेलारूस में अभी शांतिपूर्ण विद्रोह चल रहा है, या हम कहें एक प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं। तो बेलारूस की लोकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैप से संबंधित। राजधानी की अगर बात की जाए तो मिन्स्क है। यहाँ पर देखिए आप, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। और इसकी जो सीमा लगती है, पहले हम सीमा देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लगती है। रसिया से लगती है, यूक्रेन से लगती है, पोलैंड से लगती है और यहाँ पर लिथुआनिया और यहाँ पर लटाविया। ठीक है, एस्टोनिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद यह यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है। आप देखिए यहाँ पर, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कोई भी बाउंड्री इसकी जो है सी से टच नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये लैंडलॉक कंट्री है। कहाँ की? पूर्वी यूरोप की। यहाँ पर आप देखिए बाल्टिक सी है। बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक सी है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर ये दी हुई है लोकेशन इसकी बेलारूस की, देख लीजिए। यहाँ पर ये ब्लैक सी जो हमने डिस्कस किया, तुर्की। उसके बाद में यहाँ पर ये कैस्पियन सी है। इससे संबंधित क्वेश्चन BEO के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अज़रबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो कहाँ है? तो कैस्पियन सागर में है अज़रबैजान की राजधानी। ये रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर है सुएज कैनाल जो कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, जिसको हम RMS के टाइप से याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारी सभी दी हुई, बेरेंट सी, गार्लैंड सी। चलते हैं आगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।